बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नवंबर की 30 तारीख है। कल दिसंबर का आगाज़ हो रहा है। दिसंबर के शुरू में ही बल्कि नवंबर के आखिरी दिनों में सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, लेकिन इस दफ़ा कोई ऐसा नहीं है। लेकिन रात को थोड़ी सी बारिश हुई, उसके बाद खुनकी में इजाफ़ा हुआ है। सर्दी का यूँ समझ लिए कि बाकायदा आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान के कई हिस्से, ख़ुसूसी तौर पर लाहौर और उसके इर्द गिर्द के कई शहरों को स्मॉग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है और यही वो दिन है। और इसके आगे जाकर अमूमन धुंध बहुत ज़्यादा हो जाती है, फॉग और स्मॉग इकट्ठे आ जाते हैं। लेकिन स्मॉग चंद साल से आना शुरू हुई है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी सबसे बड़ी दुश्मन, जैसे चूहे की दुश्मन बिल्ली होती है, बकरी का दुश्मन शेर होता है। जैसे आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते, इसी तरह से स्मॉग, धुंध और बारिश और स्मॉग इकट्ठे नहीं रह सकते, बारिश और धुंध इकट्ठे नहीं रह सकते। ये अमूमी तौर पर कहा जा रहा है और यही दुआएं हो रही थी कि बारिश हो जाए ताकि स्मॉग से जान छूट जाए। लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, आंखों में भी सोजिश हो रही है। तो जैसे ही बारिश हो जानी थी उससे ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता, मुज़र असरात ख़त्म हो जाते, स्मॉग ख़त्म हो जाती। हुकूमत की तरफ से ये भी एक प्लान किया गया था कि मसनूई बारिश बरसा दी जाए। बादल आए लेकिन इनके काबू नहीं आए, इनके हत्थे से निकल गए। लेकिन कल कुदरती तौर पर रात को बारिश हो गई। लेकिन जिस तरह से स्मॉग का खात्मा हो जाना चाहिए था, सर्दी बढ़ गई लेकिन स्मॉग ख़त्म नहीं हुई। थोड़ी सी स्मॉग में कमी ज़रूर हुई है। जिस तरह कहा जाता है कि बिल्ली और चूहा इकट्ठे नहीं चल सकते, शेर और बकरी एक घाट पर पानी नहीं पी सकते, इसी तरह से स्मॉग और बारिश इनकी आपस में बनती ही नहीं है। या स्मॉग होगी या फिर बारिश होगी। लेकिन ऐसा हो गया, चूहे और बिल्ली का इकट्ठे चलना नज़र आ गया। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, आग और पानी इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बारिश भी हुई, स्मॉग भी अभी तक मौजूद है। बहरहाल देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से इस हवाले से क्या इक़दाम किए जाते हैं। अब आ जाते हैं कोई सियासी खबरों की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर लापता होने वाले तलबा बायाब नहीं होते, उनकी बहन, एक तालिब इल्म की बहन ये आकर नहीं कहती कि मैं उनका भाई घर आ गया है, तो फिर वज़ीर आज़म साहब घर जाने के लिए तैयार रहें। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब वज़ीर दाखिला हैं, निगरान, वो भी घर जाने के लिए तैयार रहें। इस पर वज़ीर दाखिला की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। यूँ समझ कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये रिमार्क्स आते हैं, ये हुक्म आता है, वो दम पर खड़े हो जाते हैं सरफराज बुगटी साहब। वो कहते हैं कि लोग अपने रिश्तेदारों के पास कराची चले जाते हैं, कोयटा से, बलोचिस्तान से, तो कह दिया जाता है कि लापता हो गया है। ये एक पुराना मौक़िफ़ है इन लोगों की तरफ से, जो वज़ीर दाखिला होते हैं या हुकूमत होती है। बहरहाल देखते हैं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब अगर उनके हुक्म पर अमल नहीं होता तो फिर वो क्या एक्शन लेते हैं। क्या उन्होंने जो कुछ कहा है कि वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा, ये होका फायर साबित होता है या वो कोई एक्शन ले लेते हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये भी होता है कि जो जज जैसे फैसले करते हैं, जो ऐसे रिमार्क देते हैं, बाज़ औक़ात उनको घर जाना पड़ जाता है। अब देखते हैं कि कौन घर जाएगा। दूसरा, इमरान खान साहब वाकई माइनस हो गए हैं। जिस तरह से हुकूमत चाहती थी, जिस तरह से बहुत से लोग चाहते थे कि इमरान खान माइनस हो जाएं, जो भी इमरान खान के सपोर्टर हैं, जो भी पीटीआई के हामी हैं, वो जितनी भी बातें करें कि इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली है कि उन्होंने निगरान चेयरमैन नामजद कर दिया है, बैरिस्टर गौहर साहब वो इंतखाब में हिस्सा लेंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। लेकिन जो कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से मनसूबाबंदी की गई थी, प्लानिंग की गई थी, उसमें और जो उनसे प्लानिंग करवाने वाले हैं वो बिल्कुल कामयाब हो गए, 100% वो सक्सेसफुल हो गए। उनकी तरफ से यही था कि इमरान खान को किसी भी तरह से माइनस करना है। और इमरान खान, आप जो भी कहें, जो भी आपका तज़किया हो, इमरान खान एक बार तो माइनस हो चुके हैं। मामला अदालतों में जाना है, लेकिन आपको पता है कि इमरान खान को अदालतों से कितना इंसाफ मिल रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब आज इंसाफ के तराजू को अपनी तरफ झुकाए हुए हैं। आज इंसाफ के तराजू मियां नवाज शरीफ की हक में हैं, उनकी जानब हैं, उनकी तरफ हैं। मियां नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा हुई थी, उससे आमिर फारूक साहब की अदालत ने बरी कर दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं, बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहबा, शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत कहती है कि मियां नवाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए। ये अल्फाज इनकी तरफ से उस मौके पर भी अदा कर दिए गए थे जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को थोड़ी सी मुद्दत देते थे, इस केस को थोड़ा सा इल्तवा में डाल देते हैं, तो जीआईटी बना देते हैं,
3 जजों की तरफ से कहा गया था कि JIT बना देते हैं, 2 जजों ने कहा था कि नहीं अभी फैसला करते हैं। JIT बन गई, JIT बनी, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब का केस चला, नैब में गया, मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए। इस मौके पर भी मियां नवाज शरीफ साहब को 1-1.5 माह का टाइम मिल गया था, JIT ने अपना काम शुरू किया था। तो उस मौके पर भी जब ये फैसला आया था तो इनकी तरफ से कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए, लेकिन कैसे सुरखरू हुए? बहरहाल अब मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ी फेवर मिल गई है। मियां नवाज शरीफ साहब की बरीयत हो गई है एवन फील्ड रेफरेंस में और अल अज़ीज़िया केस में 1-2 माह में। उसमें भी मियां नवाज शरीफ साहब को यकीनी तौर पर जिस तरह से आज मामला चल रहे हैं, अगर उनमें कोई फ़र्क नहीं आया, बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई, बहुत बड़ा कुछ ना हो गया, तो मियां नवाज शरीफ साहब उसमें भी बरी हो जाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जिन अदारों ने, जिन लोगों ने ले जाना है, वही तो यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब की बरीयत के लिए फ़ैसले कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हिकमत अमली बना रहे हैं, प्लाने कर रहे हैं। इधर मियां नवाज शरीफ साहब की बरीयत होती है, उधर उसी दिन इमरान खान की फंसियत हो जाती है, वो फंस जाते हैं। किस केस में? कई केसेस हैं इमरान खान पर, उनमें एक जज साहबा के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा था उस पर तौहीन अदालत लगी थी। तौहीन अदालत का मामला 5 रुकनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच के पास गया था, उसने ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये मुकदमा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। एक और दरख्वास्त दी गई इमरान खान की बरीयत के हवाले से, उसको मुस्तरद कर दिया गया। तो मियां नवाज शरीफ साहब की बरीयत हो रही है, जबकि इमरान खान की फंसियत, उनको फंसाया जा रहा है। एक मुकदमे से निकलते हैं दूसरे में, दूसरे से निकलते हैं तीसरे में। आजकल मियां नवाज शरीफ की फेवर में हालात जा रहे हैं और इमरान खान के हालात ख़िलाफ़ हैं। कितने ख़िलाफ़ हैं? शायद बहुत ही ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हम तो इस हवाले से शेड्यूल दे रहे हैं, हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं, उसका नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है, सारा कुछ मुकम्मल है, शेड्यूल देने वाले हैं, 1 आध दिन में शेड्यूल दे देंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे, शकूक शुबहात का इजहार कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जा रहा है और दूसरी तरफ एक दरख्वास्त आ जाती है इलेक्शन कमीशन के पास। ये कहाँ से दरख्वास्त आती है? बलूचिस्तान से दरख्वास्त आती है और ये एडवोकेट फातिमा नज़र साहिबा हैं, इनकी तरफ से कहा गया कि बलूचिस्तान में हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ पे मज़दूरों को मारा जा रहा है, वहाँ पे मौसम ठीक नहीं है। जब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ है उसके बाद से दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा दिहाड़ीदार मज़दूरों के कत्ल, टारगेट किलिंग, IED ब्लास्ट और ख़ुदकुश हमलों की लहर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। कीच और ग्वादर में 3 माह के दौरान 61 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिनमें 32 ज़िंदगियों के चिराग गुल हुए। फातिमा नज़र साहिबा की तरफ से कहा गया है कि बलूचिस्तान में बेशतर आबादी को आमदोरफ्त में भी मसाइल का सामना है। मौजूदा सूरत हाल में टर्नआउट बहुत ही कम होगा, इसलिए इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन के सामने दरख्वास्त आई है और ऐसी दरख्वास्तें कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, वो सबको मालूम है। और उस पर फिर फैसला क्या आता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो भी सबको पता है। तो इंतखाबात एक बार फिर गैर यकीनी होते हुए नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 100 दफ़ा कहे, हुकूमत भी जितनी बार मर्जी कहे, यह पाकिस्तान है, यहाँ पे सूरत हाल बदलने में एक लम्हा भी नहीं लगता। आपको याद होगा कि जनरल ज़िया उल हक साहब की तरफ से इसी तरह से इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया था, वो भी पुरअज़म थे, सबको यकीन दिलाते थे, लेकिन फिर रात को लोग सोए हैं, सुबह उठे हैं तो पता चला कि इंतखाबात मुलतवी हो। और कितनी देर के लिए मुलतवी किए गए? महीने के लिए, 2 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद वो फिर 8 साल के बाद, 7 साल के बाद इंतखाबात हुए थे। इसी तरह से मौजूदा सूरत हाल को देख लें कि इसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान किया गया था पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने का, लेकिन फिर क्या वो इंतखाबात हुए? और बेनज़ीर भुट्टो का भी आपको पता है कि वो शहीद कर दी गई, तो इंतखाबात का ऐलान हो चुका था, लेकिन वो इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो गए। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन 100 बार कहे, लेकिन जिस तरह से दरख्वास्त आ गई है इंतखाबात का, इन्हें कहा 8 फरवरी को, हो सकता है कि 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, या साल के लिए, 1.5 साल के लिए, बल्कि हमारे पास आने वाले रूहानी माहिर तो कहते हैं कि 2024 क्या 2-3 साल में इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उधर शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट से मैं इंतखाब नहीं लड़ूंगा। बहरहाल इस पर मज़ीद बहस हो सकती है, लंबी गुफ्तगू हो सकती है।
تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو یہی کہنا ہے کہ جتنا زیادہ احسان نواز شریف نے مسلم لیگ نون نے آپ پر کیا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید کسی پر بھی نہیں کیا ہوگا، تو آپ چھوڑ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جاوید ہاشمی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ باقی جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ گئے، تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئے، ان کا مستقبل ذرا اپنے سامنے رکھیے۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ بات کر لیتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی۔ آصف علی زرداری اور بلاول کے مابین ابھی بھی چپکلش جاری ہے، دونوں ایک پیج پر نہیں آئے۔ جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے اپنے والد صاحب کو بھی کہہ دیا گیا، بابے ہیں، بوڑھے ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، انہوں نے لڑائیاں شروع کی، لڑائیاں پالتے رہے، اب ہمیں آگے آنے دیا جائے۔ یہ بابے گھر بیٹھے، مسجد بیٹھے، مدرسوں میں بیٹھے ہیں، نصیحتیں کریں، سیاست چھوڑیں۔ آصف علی زرداری صاحب اس پر ناراض ہو گئے۔ ان کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو، بلاول بھٹو زرداری کو، اس بیٹے کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن جب بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ایسی باتیں کی گئیں تو آصف علی زرداری نے کہہ دیا یہ تو زیر تربیت سیاستدان ہے، تو وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے پارٹی فیصلہ کرے گی۔ گویا انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو اب یوں نظر آتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ہو سکتا ہے کہ اپنے دوسرے بیٹے کو وزیر اعظم نامزد کر دیں، نامزد کیا کر دیں بلکہ وزیر اعظم ان کے بس میں ہوا، اختیار میں ہوا تو بلاول کی بجائے اپنے دوسرے بیٹے کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، بنا دیں گے، جیسا کہ انہوں نے اپنے اس بیٹے کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ محسن نقوی کو وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی کو آصف علی زرداری صاحب بلاول کی جگہ وزیر اعظم بنوا دیں۔ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک حکمت عملی اپنا کر مائنس کر دیا گیا، لیکن عمران خان اس طرح سے مائنس نہیں ہوئے جس طرح سے ان کو سیاست سے مائنس کیا جانا تھا۔ عمران خان تھوڑا سا الگ ضرور ہو گئے لیکن وہ زبردست طریقے سے ان ہے، پارٹی ان کے ہاتھ میں رہے گی۔ انہوں نے بیرسٹر علی گوہر کو اپنی جگہ پر نگران چیئرمین نامزد کیا ہے، انتخاب ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت اور ان کے اختیارات کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ بالکل ایسے ہی جیسے عثمان بزدار کے تھے، اور عثمان بزدار کو عمران خان کی طرف سے وسیم اکرم پلس بھی کہا گیا تھا، اسی طرح سے بیرسٹر علی گوہر صاحب بھی ہوں گے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کون ہیں اور اصلی اختیارات کس کے پاس ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں، اور سارے کے سارے اختیارات۔ اسی طرح سے کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا چیئرمین کون ہے، صدر کون ہے، اور اس کے سرپرست کون ہے؟ سرپرست آج کل میاں نواز شریف صاحب ہیں، صدر ہیں شہباز شریف صاحب، اور مسلم لیگ نون کے چیئرمین ہیں راجہ ظفر الحق صاحب۔ آج ضرورت پیش آئی ہے تحریک انصاف کو اپنا ایک نگران چیئرمین بنانے کی، تو عمران خان نے بیرسٹر علی گوہر کو بنا دیا، تو ان کے اختیارات اتنے ہی ہوں گے جتنے بلاول بھٹو زرداری کے ہیں، جتنے راجہ ظفر الحق کے ہیں، یا کسی اور نگران چیئرمین کے، نگران صدر کے، یا اعزازی صدر کے ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے پوری کی پوری پارٹی میاں نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، آصف علی زرداری کے ہاتھ میں پیپلز پارٹی ہے، اسی طرح سے عمران خان کے ہاتھ میں تحریک انصاف تھی، ہے اور رہے گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔